हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईटीए आईएएस पीसीएस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पीसीएस के 2021 के क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के एनालिसिस के लिए। सो आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें से हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे जो आने वाले पंजाब पीसीएस के लिए ज़रूर हेल्पफुल हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन टू सॉल्व, और आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स में अपने आंसर्स लिख लीजिएगा एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस विद आंसर्स रिस्पेक्टिवली. And so let's start with the first question. I will read out the question for you and you will have to answer that question in next 30 seconds. Okay? So the question here is, which of the following categories of borrowers are eligible for taking the benefit of priority sector lending under the weaker sections category? Number 1, small and marginal farmers. Number 2, self-help groups. Number 3, beneficiaries of differential rate of interest scheme. Number 4, distressed farmers indebted to non-institutional lenders. And number 5 is minority communities as notified. So your options are only 1 and 2, option B 1, 2, 3, option C 2, 3 and 5, and option D all of the above. So you have the next 30 seconds. So let's start. हाँ जी स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पे अपने आंसर लिखिए. इसको एज अ टेस्ट करिए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज अपने मार्क्स भी कमेंट्स में ऐड अप करिए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ना आरबीआई प्रोवाइड करता है कुछ ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस के लिए सो दैट उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हो जाए और वो वल्नरेबल ना रहे मनी लेंडर्स या और नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर ना ये सारी ही पर्सनस को इन्वॉल्व करा हुआ है आरबीआई ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम में. सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये सभी ही बेनिफिशरीज हैं फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसमें आरबीआई इन सभी सेक्शंस को प्रायोरिटी देगा फॉर द क्रेडिट पर्पसेस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द क्वेश्चन हियर इज, which of the following sets of industries is not a part of 8 core industries in India? स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने. नॉट अ पार्ट पूछा गया है. ठीक है, तो इसमें से आपके ऑप्शन है कि कौन से वाले 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है. सो यू हैव द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स टू आंसर द क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर. तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली कौन सी वाली इंडस्ट्रीज है, इसको आप एक निमोनिक से भी याद कर सकते हो, दैट इज CCC फ्रेंड्स. CC फ्रेंड्स का मतलब है ये इंडस्ट्रीज बेसिकली हैं कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील. तो ये सभी जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज वाले जो बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं. तो इनमें से ऑप्शन ए में भी आपको कोल दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दिख रही है, सीमेंट भी दिख रहा है, थर्ड में भी आपके पास सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. तो जो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन है दैट इज माइनिंग, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आती है. एंड अगर आप इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जानना चाहते हो अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, तो प्लीज़ कमेंट इन दी सेक्शन एंड उसमें आपको जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज भी इसकी प्रोवाइड हो जाएगी अलॉन्ग विद द निमोनिक. तो आई होप आपको ये निमोनिक से इजीली 8 कोर इंडस्ट्रीज आज याद हो गई होंगी, दैट इज CCC फ्रेंड्स. ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग banks
have been categorized as domestically systematically important banks as per the recent report of RBI? Number A, ICICI, B, Punjab National Bank, option number C, Axis Bank, and option number D is Kotak Mahindra Bank. So you have the next 30 seconds to answer the questions. स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करो आंसर्स. Okay, so now let's have a look at the answer now. So देखो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक बेसिकली कौन से वाले होते हैं? जो बैंक्स काफ़ी ज़्यादा बिग होते हैं. दीज आर टू बिग टू फेल, यानी कि ये फेल नहीं होते हैं. ये मेजर चंक आपके जो है करेंसी का, मनी डिपॉजिट्स का होल्ड करके रखते हैं और ये फेल नहीं होते. ये इतने बड़े हैं कि वो डोमेस्टिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगराइज करता है आरबीआई. तो ये वाले बैंक्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक. ये बैंक्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं कि ये फेल नहीं होते हैं. इनमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट वर्दीनेस भी होती है. तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ आईसीआईसीआई बैंक. बाकी सभी बैंक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फेल भी हो सकते हैं, ठीक है. बट जो आईसीआईसीआई बैंक है ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कैटेगराइज करा है आरबीआई ने. आई होप दिस आंसर इज क्लियर एवरीवन. ओके, now let's move to the next question, that is which among the following is incorrect with respect to the payment banks and small finance banks in India. अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है. तो प्लीज करेक्ट, जल्दबाजी में करेक्ट मत मार्क करिएगा. सो पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर ए, payment banks can accept deposits but have to keep the customer balance below 1 lakh rupees, whereas there is no such restriction on small finance bank. Option number B, payment banks cannot give loans or issue credit cards, whereas small finance banks can. Option number C, mobile companies or supermarket chains owned and controlled by residents are allowed to become eligible promoters for payment bank, but ये small finance banks के लिए सही नहीं है. Option number D, payment banks cannot sell mutual funds, insurance, pension funds, but small finance banks can. So it is a medium level question. फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कौन सा वाला आंसर इनकरेक्ट है. याद रखिए आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है. आई होप सबने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस थिंग. ओके, सो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या बोलता है. पहला ऑप्शन सेज कि पेमेंट बैंक जो है ना, पहले तो ये देखिए कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते क्या है. पेमेंट बैंक जैसे कि आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है. और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगेन जो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो वाले बैंक्स. तो दोनों ही जो है वो आरबीआई से रेगुलेटेड हैं. दोनों ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी आते हैं एंड दोनों ही जो है वो कंपनीज एक्ट में भी आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखो अब प्रेजेंटली हमारे पास क्या सिनेरियो दिया गया है. नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है कि पेमेंट बैंक जो है ना वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बट दे हैव टू कीप द कस्टमर बैलेंस बिलो 1 लाख रुपीज, वेराज ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बट स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा कि करंट लेवल पर ये अमेंडमेंट हो चुकी है और ये 1 लाख रुपये की जगह पर अब आपको 2 लाख रुपये याद रखना है. तो उस टाइम पर प्रीलिम्स था तो उस टाइम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट थी. बट अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 लाख रुपये की जगह अब थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपये कर दी गई है. नेक्स्ट है कि पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन्स. पेमेंट बैंक आपको देखो लोन्स नहीं प्रोवाइड करते. आप सिर्फ अपनी पेमेंट्स ही इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये लोन्स नहीं देते, ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू करते, ठीक है. वेयर एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन.
तो ये बिल्कुल अगेन सही स्टेटमेंट है, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज मोबाइल कंपनीज और सुपरमार्केट चेन्स ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स को भी एलिजिबल होते हैं पेमेंट बैंक प्रमोट करने के लिए, पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। डी है कि पेमेंट बैंक्स म्यूचुअल फंड्स को सेल नहीं कर सकते, इंश्योरेंस पेंशन फंड्स को सेल नहीं कर सकते, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कर सकते हैं। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जो पेमेंट बैंक्स है ना, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंश्योरेंस फंड्स भी जो है वो परचेज सेल कर सकते हैं। एंड रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि पेमेंट बैंक्स को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़े रहे हमारी बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो जब उनका मेन मोटिव ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो इसीलिए ये म्यूचुअल फंड्स में भी डील करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है आंसर आपका होगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। Now next move on to the next question. Next question says consider the following pairings of non-performing assets classification in India with their descriptions. ठीक है, नंबर 1 कहता है substandard assets which have remained non-performing for a period less than equal to 12 months. नंबर 2 doubtful जो कि substandard कैटेगरी में रहे हैं 12 मंथ्स के लिए. नंबर 3 लॉस एसेट्स जो कि अनकलेक्टेबल हैं एट सच लिटिल वैल्यू दैट देयर कंटिन्यूएंस एज अ बैंकेबल एसेट्स इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिन्होंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी है दिस इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन. सो आंसर कीजिए फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी. देखो पहली बात कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है. कोई भी बैंक का एसेट जब उसको उसकी रिकवरी वैल्यू या इंस्टॉलमेंट अमाउंट भर नहीं पा रहा है तो वो एक एसेट हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे बैंक को जो है वो बैलेंस शीट सिंड्रोम भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एनपीएस जो है ये वापस नहीं आते एंड बैंक्स को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बैंक की बैलेंस शीट्स भी ख़राब हो जाती हैं. ठीक है, तो वो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. और इसको ना देखो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को. फॉर एग्जाम्पल आपके जो बैंक है उसने लोन दिया है एंड आप जो है वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो इसको बेसिकली ना हम 90 डेज मानते हैं एंड बेसिकली अगर आप क्रॉप साइकिल के हिसाब से चलते हो तो इट इज़ 2 क्रॉप साइकिल्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप. तो अगर आप इस पीरियड में जो है वो पैसा नहीं देते हो तो वो एनपीए में जाना बन सकता है. तो अब ना ये 3 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स हमारे पास होते हैं, दैट इज सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एंड लॉस. ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, सभी ही करेक्ट है. देखो जब कोई एसेट एनपीए रहता है 12 महीने से कम के लिए वो होता है सबस्टैंडर्ड. ठीक है, सबस्टैंडर्ड की कैटेगरी. जब 12 महीने से ऊपर हो जाते हैं, वो एसेट ने आपको अभी भी रिटर्न नहीं दिया है तो बैंक को डाउट होने लगता है, तो इसीलिए वो आ जाता है डाउटफुल एसेट में. जब 12 महीने से ऊपर हो गया बट अभी बैंक को थोड़ा सा यकीन है कि मे भी ये पैसा हमारा वापस आ जाए, एनपीए ना रहे. एंड थर्ड है लॉस एसेट, जब आपका बैंक जो है वो फाइनलाइज उसको हो जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको सारे क्लेम्स हो जाते हैं कि अब इस एसेट्स में से आपको कोई भी तरीके का रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो लॉस कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन इज डी हियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चेक ट्रंकेशन सिस्टम introduced by the RBI. Okay, so option number A, to reduce the flow of checks in circulation by replacing the checks with digital financial transactions, to discontinue the flow of physical checks by clearing process transferring in electronic image of the check with essential MICR data, to establish an electronic database that helps in the suspension of circulation of those checks that do not have the correct vital details, या फिर to build capacity to enable the interbank payments online and facilitate corporate customer payments. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर.
तो जिन्होंने ये बेसिक पढ़ा हुआ होगा उस टाइम की न्यूज़ में ये बिल्कुल था, एंड दैट वाज अ इजी क्वेश्चन, बट इफ़ यू डोंट नो देन यू डोंट नो, क्योंकि ये उनके लिए इजी है जिन्होंने करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें देखो बेसिकली होता क्या है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आरबीआई ने लॉन्च करा था 2010 में, बट अगेन वो न्यूज़ में था आपके पीसीएस के टाइम पर। ट्रंकेशन का मतलब होता है कि आप स्टॉप कर रहे हो किसी चीज़ को। सो यहाँ पर ना आप चेक्स को स्टॉप कर रहे हो। हाउ यू आर स्टॉपिंग दोज चेक्स, कि आप उन चेक्स को फिजिकली बैंक्स पे लेकर नहीं जा रहे, आप जो है वो डिजिटली जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक इमेज शेयर करके वो चेक से पैसा जो है विड्रॉ करवा रहे हो। सो दैट इज़ नोन एज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जहाँ पर बैंक्स में जाने की आपको जो है फैसिलिटीज़ जो है वो हो जाएंगी कि आप ऑनलाइन भी अब कर सकते हो, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर इसका होता है टू डिसकंटिन्यू द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक्स इन द क्लियरिंग प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक और एसेंशियल एमआईसीआर डेटा के साथ आप उस चेक की सारी इमेज शेयर कर रहे हो, तो आपका वो चेक जो है वो बैंक में लग जाता है। ठीक है, तो आपको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट network of the shared ATMs in India run by the National Payment Corporation of India। तो NPCI ने जो है रन करा है शेयर्ड ATMs का लार्जेस्ट नेटवर्क। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगले 30 सेकेंड्स है, आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल सिस्टम या नेशनल पेमेंट सिस्टम। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। तो आंसर आपके पास आता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना, इट वाज डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2004 विद द गोल कि आपके जो एटीएम्स है वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड चेन में ही रहेंगे। तो इसका आंसर है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। इट वाज अगेन फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था जिन्होंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से कवर करे हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज credit rating agencies are regulated by which of the following entities। again it is a very easy question I would say, क्योंकि बिल्कुल स्टैटिक पोर्शंस में से ही पूछे हुए हैं पंजाब पीसीएस में। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी या आरबीआई। सो यू हैव द नेक्स्ट 30 सेकेंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखो। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, क्रेडिट रेटिंग होता क्या है? क्रेडिट रेटिंग होता है रेट करना बेसिकली कि आपकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस इकोनॉमी के अंदर है। ठीक है, आप कितने ही क्रेडिट वर्दी हो उस मुताबिक ना कंपनीज को रेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, जैसे आपके पास जो अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो आपने मूडीज़ वगैरह की सुनी होगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो ये रेट करती हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये रेगुलेट होती हैं बाय द सेबी रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1999। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का डायरेक्ट आंसर है सेबी। सेबी से रेगुलेट होती है। बहुत सारे बच्चों ने आरबीआई भी आंसर आई होप कर दिया होगा, बट ये आंसर है सेबी। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास क्रेडिट के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, रेट करने के लिए, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड ऑल भी आपके रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया सेबी आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स के पंजाब पीसीएस में 2021 में पूछे गए हैं। सो जुड़े रहिएगा ईटीआईएएस पीसीएस के साथ, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो भी कि कितने आपने मार्क्स स्कोर करे हैं आउट ऑफ 8।
Let me know in the comment section, students. Thank you.